शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग द वर्ड ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 का हम मुताले कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है रूबिक 6817 पेज के ऊपर हम जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये कल हमने जो है वो अल्लाहुम्मनी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह हमें अज़ाबुल क़ब्र से बचाए, और जो है ये इस तरह की हमने चीज़ें पढ़ी थी। इसके आगे जो है थोड़ा सा और बात है, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं सारी। When the river of mercy comes to an excitement, जब अल्लाह की मेहरबानी और रहमत का दया पूरे जुबन पर आता है, अल्लाह की रहमत का जो है दरिया पूरे जुबन पर आता है, इट कैरीज अवे ईच एंड एवरी सिन, ये तमाम किस्म के गुनाहों से जो है वो हमें निजात दिला देता है, माफ़ी दिला देता है। तो इस तरीका से हम जो है तमाम गुनाहों से जो है वो मुबर्रा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत हमेशा जो है मांगनी चाहिए। जो भी है, जैसे भी है, जितनी मर्जी मुखालफत हो, जितनी मर्जी दुश्मनी हो, जो मर्जी हो, जब तक नहीं चाहता का कोई काम बिगाड़ सकता। तो ये एक जो है वो बेशक पास आएंगे, अल्लाह भेजता सिलसिला जो है वो जारी रहता है हमेशा। जो है ये अपना हमने किया है, अल्लाह उनको माफी दे देते हैं। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान रहम करने वाले, अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, और नाम है इनके जितने भी नाम है बहुत प्यारे हैं। तो इसलिए ये हमारे जो है वो हमारे पास तो अल्लाह ताला की जात के अलावा आने वाली अब बात का बात है और हकीकत बात है। इसमें बुक में किसी में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये एक हकीकत, अल्लाह बहुत रहम करने वाले, रहीम है, करीम है, अरूज पे आती है, पूरे जोपन पे आती है। तो अल्लाह ताला तमाम चीजों को माफ करके आपके लिए रास्ते खोल देता है, नई राहें खोल देता है, बहुत से रास्ते। और अब इतनी वसी दुनिया है, कभी देखो तो सही कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत से रास्ते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। ये सारे रास्ते जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ करना क्या, कंसंट्रेशन करनी है। के ऊपर जब आप इस सब्र भी नहीं कर सकते, तो ये जो है अल्लाह ताला की रहमतें और करम जो है ये हमेशा जारी रहते हैं। तो इसलिए जो है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द हाल, नॉट फ्रॉम द बुक, दिस इज द डेड बॉडी अलाइव। जब तो मुर्दा हो जाते तो कौन उसको उठाता है? जब इंसान मुर्दा हो जाता है तो कौन उसको जिंदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे करके दिखाए, किसी मुर्दा को जिंदा करके दिखाए, ये बड़े दावे करते हैं। कोई मुर्दे को जिंदा करके दिखाए डॉक्टर, रोज कहते हैं कि हम ये कर दिया, वो कर दिया। क्या किया इन्होंने?
तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं इनमें से? कोई नहीं कर सकता, झूठ बोलते हैं सारे। इट इज स्लीपिंग वेक अप। जब हम सो रहे होते तो वही जो है वो हमें जगाता है। नींद और मौत तकरीबन बराबर होते हैं। जब इंसान सो जाता है तो वो जो है वो ऐसे हो जाता है जैसे कि मुर्दा होता है। आगे हम इसकी मिसाल भी पढ़ते हैं। जब इंसान सोता है तो वो उसको उठाता है। हु हु कैन गिव यू लाइफ टू डेथ? अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी जो है इंसान को जिंदगी नहीं दे सकता। ये सारे झूठ बोलते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसको कहते हैं ले दो जल्दी करो। अभी हजारों लोगों को ये मार रहे हैं गलत टीके लगा लगा के और गलत अद्वियात दे दे के। मेरे सामने रोज जो है इमरजेंसी में हजारों होती है। स्टूडेंटों को जो है वो सौंप दिया गया सारा काम। तो स्टूडेंट जिस मर्जी बंदे पर तजर्बा करे। इनको जो है वो इजाजत है तजर्बा करने की। वो जानवरों पे तजर्बे करे, इंसानों पे तो ना करे। खुदा का खौफ करे। ये एथिक्स के खिलाफ है। जिंदा करके कोई मरीज दिखाओ मुझे। अजीब है आप लोग। दावे इतने इतने बड़े और काम जीरो। अल्लाह के सिवा कोई भी बंदा जो है ये, और अल्लाह की रहमत से इंसान जिंदा रहता है। और जब तक इंसान के अंदर रूह अल्लाह की मौजूद होती है उस वक्त जिंदगी होती है। उसके बाद जो है वो जिंदगी खत्म हो जाती है। हु वेक अप स्लीपिंग गाइड? गाइड भी अल्लाह ताला है, लेकिन उसके जो बंदे हैं उसके भी जो है वो रहनुमा हमारे, जैसे कायद आजम हमारे रहनुमा है। इसी तरह से लामा इकबाल हमारे रहनुमा है। हमारे हकीम सईद साहब रहनुमा है। हमारे हकीम अब्दुल हमीद दहलवी रहनुमा है। हमारे वाजदाद हमारे रहनुमा, जितने हुक्मा गुजरे हैं वो सारे हमारे रहनुमा है। वो हमें जगाते हैं। हम तो सोए ही रहते हैं, अक्सर सोए रहते हैं। तो वो हमें जगाते हैं, जोड़ते हैं कि तुम्हारा विरसा है भाई, इसको हासिल करो। ये वो आके आपको जो है एंटी तौर पे डायलेटर देख की चीजें देख के आपका जो है वो जिस्म का बेटा तक आप जो है ये एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहेंगे। कब तक जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड देते रहेंगे? कब तक ये इनहेलर इस्तेमाल करते रहेंगे? कब तक ये खोलते रहेंगे? कभी एंटी हिस्टामिन दे दे के बेड़ा गर्क करते रहेंगे। और ये गुर्दे फेल कर रहे हैं खुद स्टीराइड दे दे के, एड्रेनलिन दे दे के गुर्दे फेल कर रहे हैं, दिल को फेल कर रहे हैं। एड्रेनलिन पता नहीं आपको कि ये स्टीराइड है और ये जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी बड़ी 20-20 चीजें, और आप चेक जो है वो डेल्टा कार्टन ये लगा के जो है इसको सोलो कार्टिव और वो पता नहीं वो क्या कार्टिव जो है रोज कोई ना कोई नया कार्टिव निकाल लेते हैं। हमारे दौर में भी एक कार्टिव हुआ करता था, कार्ड ये हुआ करता था, वो स्केब का बना हुआ वो भी था। वो लगा लगा के मुझे जो है एलर्जी को जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। वक्ती तौर पर मरीज कहता है जी मुझे जो है वो स्कूल मिल गया है, पूरे बॉडी की एलर्जी होती है। तो फिर जो है वो फिर उसको और स्टीराइड, कितने स्टीराइड लगाओगे तुम और कब तक ये काम जो है वो जारी रखोगे? तो ये सिलसिले जो है आप कोशिश करें कि इसको जो है अवॉइड करें। तो इसके बाद जो है क्या करेंगे जी? मैं ना असद पे बनी हुआ जी मोस्टल करनी बैठे तो 10 मिनट सिर्फ और है मुझे। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा बुरा ना महसूस करें। When the awful lot of meals were used the 11 and wake up it up, जब दोबारा हासिल जिंदगी करने की कोशिश की जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक कामों से हम जो है वो
जिंदा बच जाते हैं, जैसे कि जंग के अंदर हम जिंदा बच जाते हैं। दोबारा जिंदगी हासिल करना जो है वो जंग के बाद गाजी हो जाता है और ज्यादा बंदा ताकतवर हो जाता है। जब हम इनके खिलाफ जो है वो जिहाद करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद ताकतवर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है ये ताकत जो है वो हमें उठने में मदद देगी, और हम जो है बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने अंदर तब्दीली ला के जो है वो उठ जाएंगे। इट डीड मस्ट इट इज द डेड मच द सेम, बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि मुर्दा को जिंदा किया जाता है। इसी तरीके से वन स्लीपिंग डिड नॉट इवन चेंज द साइड, जब इंसान सो रहा तो वो अपनी जो है वो पोजीशन को भी तब्दील नहीं कर सकता, इस कदर वो उसमें नींद में होता है। तो इस तरीके से जो है हमें जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो है वो कोशिश जारी रखना चाहिए। तो आज इतना ही जो है वो करते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो बड़े एलर्जी को मजीद छानते हैं। एलर्जी जो है बड़े गोश्त से हो सकती है, बकरी के गोश्त से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, सोयाबीन से हो सकती है। एलर्जी के अंदर जो ग्लोबुलिन जो है वो जिस्म से जो है वो खारिज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिजिकली तौर पे बंदा जो है वो अपने आप को टाइट महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ से वहां से रेडनेस हो जाती है, आंखों के अंदर भी सुर्खी हो जाती है, और टिश्यूज के अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म की तब्दीली जाती है। जिल्द की एलर्जी में सुर्खी, खारिश, छपाकी, जिसको यूटिस कहते हैं, की सूरत में होती है। गर्मी या सर्दी हो तो ये जो है वो हवा के झोंके से भी जो है वो आपको एलर्जी हो सकती है। जिल्द सुर्ख हो जाती है, छपाकी के जो है वो धब्बड़ बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ दौरे पड़ते हैं, और ये धब्बड़ जो है पूरे जिस्म के अंदर चले जाती है। इसी तरीके से जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म की जो एलर्जी होती है, तमाम जिस्म के ऊपर जो है इसका जो है वो इजहार होता है, जिसमें जो है मरीज के अंदर जो है वो बेहोशी, मौत का खौफ और खाने सूंघने से, जिल्द पर लगने से, एलर्जन जब भी अंदर जाएगा तो जिस्म के अंदर, आंखों के अंदर से, होंठों को जो है वो मुंह के अंदर सूज जाएगा, और इसी तरह से फेफड़ों के अंदर और आंतों के अंदर की जाकर इसकी झिल्ली और गुर्दों को मुतासर करेगा। यानी कि तमाम जो है वो वाइटल ऑर्गन जो है वो जिस्म के मुतासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो खुलिए इसके मुकाबला करते हैं, जिनको मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल अपने काम जो है शुरू कर देते हैं। इसी तरह से बी सेल और टी सेल भी अपने काम शुरू कर देते हैं, और CD4 और जो है वो इंटरल्यूकिन जो है ये सारे अपने काम शुरू कर देते हैं, जिसके मुकाबले की वजह से जो है हिस्टामिन रिलीज होती है। हिस्टामिन खून में शामिल होकर अज़ा को मुतासर करती है, यानी कि जब फेफड़ों के अंदर जाएगी तो ये एल्वुलाई के जो है मुतासर करेगी, जब ये मुतासर करेगी, और ब्रोंकाई को जब ये मुतासर करेगी तो उससे जो है स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग से सांस आना मुश्किल हो जाएगा, फेफड़े सूज जाएंगे, और तमाम सांस की नालियां भी सूज जाएंगी। इसी तरीके से ये नाक में जाएगी, वहां खराश पैदा करेगी, वहां से पानी आना शुरू हो जाएगा। किसी जगह पे भी जाएगी ये होंठ सूज जाएंगे, पूरा जिस्म सूज जाएगा। तो ये सारी एलर्जी की अलामत होती है। तो ये शौक जो है ये 2 सेकंड से लेके जाइए 2 मिनट के अंदर तक जो है हो सकता है। जितने भी मुझे मैं पहले जो है वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था अपनी प्रैक्टिस के अंदर, जब मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, तो उसमें जो है एनाफिलेक्टिक शॉक बहुत ज्यादा हुए। बगैर टेस्ट डोज के मैंने जो है वो इंजेक्शन लगाए, तो उससे जो है वो पूरे जिस्म के अंदर शॉक हुआ, और बहुत से लोग जो है वो बेहोश भी हो गए। और सुर्खी, और जैसे कि कोटराई का रिएक्शन जो है हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त है उनसे जो है अक्सर हो जाता था। सुर्खी वाली चीजें जो है वो इस्तेमाल करने से, एलर्जी वाली चीजें इस्तेमाल करने से जो है वो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो हमें जो है इसका तदारक कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात करके थोड़ी सी आगे चलेंगे जी। तदारक इसका जो है ये परहेज जो है, कुछ चीजें जो है वो उनका हम परहेज कर ले तो हम जो है इनसे बच सकते हैं। जैसे कि एलर्जियों वाली चीजों का इस्तेमाल ही ना करें। कैसे ना करें, कौन सी पता है कि कौन सी चीजों में एलर्जी करती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है बंदे को।
ये अंडा खाने से एलर्जी होगी, गोश्त खाने से एलर्जी होगी, या कि जो है वो गर्दो गुबार से एलर्जी होगी। तो गर्दो गुबार तो हर जगह मौजूद है, उससे हम कैसे परहेज करेंगे? पोलन ग्रेन से कैसे परहेज करेंगे? वो तो मतलब जब कटाई का मौसम आएगा उस वक्त पोलन भी आएंगे, जब फूल खिलेंगे तब भी पोलन आएंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर इलाका छोड़ के भाग जाए। तो इलाका छोड़ के भागना तो ठीक नहीं है ना भाई। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, जो घरेलू माहौल को साफ सुथरा कर लें जी। तो वो भी हम नहीं कर सकते। कब तक हम जो है ये सफाई करेंगे? तो सफाई जो है वो फिर क्या होगा कि हमें जो है ये परहेज जो है ये हम मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें खाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है। बाद पानी से भी एलर्जी हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए जी? हमें जो है वो वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन टेस्ट करवानी चाहिए और उसको लगवाना चाहिए। नेजल जो है वो कंजक्शन के लिए जो है वो नेजल ड्रॉपर इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बड़ा आसान तरीका है, आप दोनों गुटों को जब दबाएं तो आपका नेजल जो है वो कंजक्शन खुल जाएगी निचली तौर पर। ये दोनों गुटों के जो है ये साइडों पे दबाने से आपका नाक खुल जाएगा। ये आपको प्रेशर है। जरूरी है कि आपके एंटीलेप्टिक कतरे डालें। इसी तरीके से स्टीराइड का इस्तेमाल जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, अभी हमने बात की है। तो जहाँ जहाँ भी स्टीराइड का इस्तेमाल करेंगे वहाँ जो है वो क्या होगा, जिसम के ऊपर जो है वो डायलेट वक्ती तौर पे हो जाएगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अडल स्टीराइड के जितने साइड इफेक्ट है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा इसके बारे में जो वजाहत करते हैं जी, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। तो जो हमारी जो है भाई इस्तेमाल कर रहे हैं दवाइयाँ, तो वो जो है वो मर्ज को बढ़ा रहे हैं बनिस्बत के घटाने के। तो इस तरीके से मर्ज बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा इसको और तफसील से अगर आप मुनासिब समझते तो हम इसको जाइए थोड़ी सी और तफसील इसकी बयान कर लेते हैं जी। एंटीजन और एंटीबॉडीज के रिएक्शन जो है, एंटीजन हम जान चुके हैं पहले कि एंटीजन क्या होता है, और एंटीबॉडीज को भी हम जान चुके हैं जी। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन होता है बेसिक तौर पर जिस्म के अंदर पैदा होता है। एंटीजन जो नॉर्मल और माफ वाले जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करने में मुआवनत साबित होती है। एंटीबॉडीज वो होते हैं जिसकी जो है इस तरीके से बॉडी रिएक्शन होता है जिसमें बेसिक और कैटापोसिस जो है नबात भी है, जिसकी वजह से भी हमें जो है ये होने की इसी तरीके से विटामिन सी भी जो है ये भी जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ये
एलर्जी पैदा करने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस बनाती है। इसी तरीके से प्रेडकार्टिलीन जो है, जिसको जो है वो सो रेक्टिव सीरम कहते हैं, ये भी हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है एलर्जी पैदा करने के चांसेस बढ़ाती है। इसी तरीके से हमारे माहौल से कंटेक्ट होने की वजह से भी बहुत से जो है वो चांसेस जो है वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंटेक्ट एलर्जी जो है वो होने के चांसेस बन जाते हैं। पेनिसिलिन की वजह से 90% एलर्जी होती है, जिसकी वजह से एपिथेलियम सूज जाती है और जो है ये फिजिकल एलर्जी भी जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से साइनोसाइटिस यानी कि नाक का बंद हो जाना और इनहेलेशन एलर्जी जो है वो इसको कहते हैं इनहेल जो है वो जब भी कुछ चीज़ हम इनहेल कर लेते हैं या इनहेलेटेड कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी एलर्जी जो है वो हो जाती है। ये असल में हे फीवर और दीगर इन्फेक्शन की वजह से, जो हे फीवर असल में जो भी गर्मी की वजह से होता है, जब जो पोलन ग्रेन ज़्यादा होते हैं या कि गंदम की कटाई हो रही है, उसके बाद जो है ये गंदम की जितने भी जो है जरासीम जो है छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो हमारे मुंह से जो है वो नाक से जिस मुंह हम इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अस्थमा और दीगर किस्म की जो एलर्जी की वजह से जो है ये शॉक जो है होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है वो एपिथेलियल सूज जाती है। एपिथेलियल सूजने के बाद जो है ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा जो तकलीफ होती है, मरीज को सांस लेना मुश्किल होता है। इसको हम जो है वो एलर्जी का अस्थमा कहते हैं। तो हम तफसील से जो है एलर्जी का अस्थमा को जो है वो पढ़ेंगे और जानेंगे इंशाल्लाह कल। तो इसके बाद जो है फीवर को और दीगर चीज़ों को भी हम जो है वो तफसील से जानेंगे। तो आज जो है वो अस्थमा की जो है वो किस्में, अस्थमा जो है ब्रोंकल अस्थमा होता है, एलर्जी होती है, इसमें जो है हाइड्रेटिंग होता है और इन्फेक्शन की किस्में है और जो है वो एक्सोक्राइनिक जो है ये अस्थमा होता है। तो सिम्टम ऑफ अस्थमा जो है हम जानेंगे और एलर्जिक फैक्टर की वजह से जो अस्थमा पैदा होता है, एग की वजह से होता है, फूड की वजह से होता है, मिल्क की वजह से होता है, और कैसे ये एलर्जी जो है पैदा करते हैं, मिल्क जो है वो कैसे एलर्जी पैदा करता है, ये हम जो है तफसील से एक एक चीज़ को जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। अगर कोई बंदा जो है मजीद इसके बारे में तफसील जानना चाहता है तो मेरे पास जो बुक है वो उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको। तो मेरे पास बुक है जी, फार्माकोग्नोसी की बुक है, टेलर की किताब है। इसके अंदर जो है सफा नंबर है जी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है जी 417 सफे से लेके ये एलर्जन का जो है टोटल जो है वो चैप्टर जो है 436 सफे तक जो है ये है वो फार्माकोग्नोसी के बारे में। और इसी तरीके से मेरे पास बुक है जी और जिसके अंदर भी ये मतलब जिसको कंसल्ट किया हुआ है और भी बहुत से बुक्स को मैंने कंसल्ट किया हुआ है। ये एलर्जी है जी इस विद क्योर। तो जो लोग ये भी जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो इसके मुसन्नफ का नाम भी मैं आपको जो है ये बता देता हूँ जी। तो ये भी जो है आप इसको देख सकते हैं और इससे जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो एलर्जी को कल हम तफसील से मजीद जो है वो जानेंगे और इसके बारे में जो है मजीद जानेंगे कि हम जो है ये इसको देसी अद्वियात से, अनाज से या कि बूढ़ी बूटी से या कि और इस किस्म की जितनी भी अद्वियात है, हम उनसे जो है वो कैसे इसको जो है वो केयर कर सकते हैं और दोबारा लोगों को एलर्जी नहीं होगी। दोबारा जो है हमें वो सोलोकार्टिव या जो है इस किस्म का जो है वो कैनाकॉट ए, मुझे इंजेक्शन याद आ गया, हम जो लगाते थे कैनाकॉट ए जो है हम लगाया करते थे उस जमाने में, स्किम का होता था, तो वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेकाड्रॉल लगाने की और ये डेक्सामेथासोन जो है ये लगाने की, एवल खाने की और सीपीएम खाने की जो है वो क्लोरोफेनेरामीन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और एलर्जी साहब का